मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास। और संवैधानिक विकास में हमारा पहला क्वेश्चन जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है कि जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। मतलब किस नियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, दो भागों में बांटा गया, कौन सा नियम था ये बताना आपको है। तो आपके ऑप्शन में पहला लिखा हुआ है रोलेट अधिनियम, दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम। तो कौन सा नियम हो जाएगा आपका? हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा घोषणा की गई कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, इसको याद करना है। इन्होंने क्या घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को भारत ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और भारत बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगा। फिर आगे क्या है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय, ये वाला क्वेश्चन, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पेश किया गया था? तो ये 1947 में पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान और भारत का सृजन किया। इस अधिनियम ने दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभा गठित करने का संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी। तो आप लोग बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो कौन सा अधिनियम था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग अलग किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए संविधान में बहुत सी चीज़ें भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 से ली गई हैं, इसलिए इसको माना जाता है। या इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का पूर्वगामी के रूप में माना जाता है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम का अधिकांशतः भाग वर्तमान संविधान में समाहित किया गया है। मैंने आपको बताया कि संविधान का अधिकांश भाग जो है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। जैसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, जिसमें संघ सूची है, प्रांतीय सूची है, संवर्ती सूची है, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता, द्विसदनीय विधानमंडल, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक एवं संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, राज्यपाल का प्रावधान, ये सभी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये आपको पता होगा, इसलिए ली गई हैं 1935 के अधिनियम से। कहाँ से ली गई हैं? 1935 के अधिनियम से। वैसे भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि देखिए प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है, इसको देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत जो की गई थी वो किस अधिनियम से की गई थी? तो ये की गई थी भारत शासन अधिनियम था 1919 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। देखिए एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखा हुआ है, वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायरस कौन थे? वायरस थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की एक योजना बनाई जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं।
इस योजना के कारण वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, आगे है 1921 में लागू किया गया। इस अधिनियम के आधार पर केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका कौन कौन सा, निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या राज्य परिषद की शुरुआत की गई। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। ये 1919 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको ठीक तरीके से याद कर लीजिएगा। तो उसको जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है मार्लो मिंटो रिपोर्ट, इसको किसके नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है 1909 के अधिनियम के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, 1909 के अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था, इसे जानते हैं 1909 के 1919 के अधिनियम से। अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बता दिया मैंने आपको, मैंने ये बता दिया आपको मार्लो मिंटो सुधार 1909, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और आगे लिखा हुआ है इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग यानी ढांचा काफ़ी हद तक के अधिनियम से लिया गया है। मतलब किस अधिनियम से भारतीय संविधान का भाग लिया गया है। हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, तो ये लिया गया है 1935 के अधिनियम से। बताया था ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है 1935 के अधिनियम से। आगे देखेंगे इसमें, देखिए भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग यानी भाग या ढांचा काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है। संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दतः ले लिए गए हैं या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि संविधान बना था, उसमें अधिकांश भाग 1935 से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्ट किया गया है कि 250 अनुच्छेद ऐसे हैं, 250 आर्टिकल ऐसे हैं जिन्हें या तो प्रत्यक्ष रूप से लिया गया है या थोड़ा सा चेंजमेंट करके उठा लिया गया है, इतना है। चलिए आगे देखिएगा। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया। यही तो क्वेश्चन है, अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। तो ये बढ़ा दिया था अगले 20 साल के लिए। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। इस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था तथा भारत में शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा कि भारत में शिक्षा के लिए, ये जो है शिक्षा के लिए, इसको याद कर लीजिएगा कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का अनुदान किससे प्रदान किया गया था, तो ये 1813 के अधिनियम से। इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी। आपको ये भी याद करना है कि किस अधिनियम से ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी, तो वह अनुमति दी गई थी 1813 के अधिनियम से। तो आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थीं 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के संप्रभु भी बन गईं। कौन सा अधिनियम था, वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह था भारत सरकार अधिनियम। कौन सा, 1858 का था यह भारत सरकार अधिनियम। इसको पढ़ेंगे हम लोग, क्या है इसमें। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटेन की शासिका महारानी विक्टोरिया ने भारत की मलिका की उपाधि धारण कर भारत के शासन को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। कब की बात है, 1858 की बात है। ठीक है, इसी के बाद भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय नियुक्त किया जाने लगा तथा पिट्स इंडिया एक्ट की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। व्यक्तिगत सिद्धांत क्या था, हड़प नीति, मतलब राज्यों को हड़पने की नीति थी। इसको लाया था डलहौजी। कौन लाया था इसको, इसको लाया था डलहौजी। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो कि अब आपके सामने है, इसको देखिएगा।
वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज भी कहते हैं, तो ताज को दी थी। तो वह कौन सा अधिनियम था, आपसे ये पूछा गया। वह अधिनियम था 1858 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? 1858। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को दिया गया था। ठीक है, देखिएगा 1858 के भारत शासन अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। किसको समाप्त कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसको समाप्त कर दिया गया। और गवर्नरों, क्षेत्रों और राज्यों से संबंधित शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। इसके द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? तो ये था आपका 1858 का एक्ट, 1858 कर दिया गया तथा लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा आपका है कि भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया, इसको याद कर लीजिएगा। तो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। कब बने थे? 1858 में। लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहते थे पहले, अब कहते हैं प्रयागराज, के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा था। यह भी क्वेश्चन आता था, आपसे आता है कि महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को किसने पढ़ा था? तो कैनिंग ने पढ़ा था। कैनिंग था कौन? भारत का प्रथम वायसराय था। कब बना था? 1858 में बना था। ठीक है, और इसने प्रयागराज में पढ़ा था ये पत्र, ये भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो आपसे ये पूछा गया है। तो ये किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। कब किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1892 में सीटों का आवंटन किया गया। चलिए देखते हैं इसको। भारत परिषद अधिनियम 1892 में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की। इसमें निर्वाचन शब्द का वर्णन नहीं था। निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सदस्यों बजट पर बहस करने और 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो ये नियम आपको याद कर लीजिएगा। कौन सा नियम था? 1892 का नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान में से, ये तो है, से कई संस्थागत विवरणों और प्रतिक्रियाओं से लिया गया है। मतलब संविधान में, देखिए बात यहाँ पे क्या है, भारत के संविधान में किससे जो है कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया, आपसे पूछा गया है। तो आपको पता, आपने पढ़ा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, इसी से जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिखे गए हैं। आपको पता होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का, भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में निम्न प्रावधान लिए गए हैं। ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। एक संघीय तंत्र हो गया, न्यायपालिका हो गया, आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीजें ली गई हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पहली बात तो यह है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब का था? तो था ये 1947 का। तो भारतीय संविधान सभा को किसके द्वारा मान्यता दी गई थी, आपसे पूछा गया है। तो ये मान्यता दी गई थी 8(1) के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आप लोग, प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी के उन्मूलन की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? मतलब प्रांतों में द्वैध शासन उन्मूलन मतलब समाप्त करना। मतलब प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त किया गया था 1935 में। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये लागू कब किया गया था? ये भी तो पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू कब किया गया था? तो ये 1919 के अधिनियम से लागू किया गया था, लागू किया गया। और ये समाप्त कब किया गया? 1935।
अच्छा, अब ये तो प्रांतों की बात रही। अगर आपसे पूछें कि केंद्र में कब लागू किया गया, केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में लागू किया गया था 1935 में। ठीक है, अब देखो आप लोग इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। बिल्कुल क्लियर बात। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसे 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। क्लियर बात। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, देखिएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में बताया था आपको 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन तो हो गया ऊपर ही। तो यहाँ पर आपका एक टॉपिक खत्म हो गया है और हमारा शुरू होगा दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक का नाम क्या है? दूसरा टॉपिक का नाम आपका है संविधान सभा। क्या नाम है? संविधान सभा। देखते हैं। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? तो ये किसने कहा था, आपसे ये पूछा गया है। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। याद कर लीजिएगा इसको आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। ये तो बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? प्रारूप समिति का सदस्य कौन था, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, प्रारूप समिति का सदस्य कौन था? तो देखिए यहाँ पे टी कृष्णाचार्य हैं, बी.एन. माधव, डॉक्टर के मुंशी, एन. माधव राव। पहले तो ये समझते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर। कौन थे? अम्बेडकर। इसमें 7 सदस्य थे टोटल। ठीक है, तो इसमें थे ये डॉक्टर के मुंशी, और बाकी इसका व्याख्या देखते हुए हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ पर देखो, प्रारूप समिति संविधान सभा द्वारा नियुक्त एक समिति थी। 29 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आई। तो पहली बात तो ये इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, पहली बात तो ये हो गई। इसका कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था, जिसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। कितने लोग थे? 7। कौन कौन से? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर थे इसमें। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी थे इसमें। मोहम्मद सादुल्ला थे इसमें। एन. गोपाल स्वामी अयंगर। बी.एल. मित्रा के स्थान पर एन. माधवाचार्य थे। डी.पी. खेतान के स्थान पर थे टी कृष्णाचार्य। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। आप लोग सोच रहे होंगे अभी कि यहाँ पर टी कृष्णाचार्य का भी नाम लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपने ये क्यों बताया? देखिए, ये तो बाद में आए थे। पहले की बात अगर देखें, देखो टी कृष्णाचार्य से बाद में आए थे। इनके स्थान पर क्या थे? डी.पी. खेतान थे। तो पहले तो डी.पी. खेतान नहीं थे, ये पहले की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? मसौदा समिति, देखिए मसौदा समिति किसे कहते हैं? ये प्रारूप समिति का ही नाम है। क्या नाम है? ये प्रारूप समिति का नाम है, और इसमें 7 लोग थे बस। आगे लिखा हुआ है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी किसे कहते हैं? इसको भी कहते हैं प्रारूप समिति। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति। तो इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। कब गठन किया गया था? 29 अगस्त 1947। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने अध्यक्षता की थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे जुलाई 1946 में। कब हुए थे? जुलाई 1946 में इसके चुनाव हुए थे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। बात यह है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, हम आपसे पूछें कि बताओ राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो उसको मनाते हैं 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस याद कर लीजिएगा, 25 जनवरी को। आगे देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ और इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को तथा अस्थायी एवं संक्रमण उपबंधों को 26 नवंबर 1949 से ही तुरंत प्रभावी किया गया। अतः 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान दिवस के रूप कब मनाते हैं, तो मनाते हैं 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति, हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखते हैं इसके बारे में। संविधान की मूल कॉपी को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथों से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार शिल्पी थे। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो थे भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था? तो ये आपके थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पता आपको ये तो कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे। संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रमुख नेता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के सदस्यों ने को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 24 जनवरी 1950 को। कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना करने के लिए किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका बन गया, यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा आप लोग भी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो नाम बताएंगे आप लोग, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। इतनी बात ही हो गई। आगे देखेंगे हम लोग। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसके कुछ धाराओं को लागू किया। फिर 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था 24 जनवरी को। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ। मतलब भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। और सिग्नेचर कब किए थे? 24 जनवरी 1950। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको सभी को याद कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? यही तो है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। यह अपनाया गया था 1950 में। देखते हैं इसके बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। कितनी अवधि है? 52 सेकेंड। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए तक समय समय पर बैठक की। कितने लिखने के लिए कितने समय तक बैठकें की, ये बात है। तो ये बैठक की है 3 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। क्यों लगभग 3 वर्षों तक बैठक हुई? क्योंकि संविधान बना है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, पता है आपको। तो ये लगभग 3 साल हो जाता है। तो लगभग 3 साल तक बैठकें की। लिखा हुआ है कि संविधान सभा के निर्माण लगभग 300 सदस्यों ने संविधान के निर्माण के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन मतलब लगभग 3 वर्ष का समय लिया था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी। सभा की 11 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। अब आप लोग समझेंगे यहाँ पे बात कि लगभग 300 लोग थे। सदस्य कितने थे? 300। लगभग 300 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग जो हो जाता है लगभग 3 साल के बराबर, 3 साल तक इस पर समय खर्च किया अपना। और इसमें कुल 114 बहस हुई थी दिन तक, 11 बैठकें हुई थी, 63,96,000 लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। सारी बातें हुई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 6 से 17 अक्टूबर 1949। कब किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 में यह आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ये सदस्य 299। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा के बंटवारे के बाद 389 सदस्यों में से 299 सदस्य रह गए थे। मतलब ये बात है कितने सदस्य? दिसंबर 1947। क्यों? क्योंकि देखो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश तो आज़ाद हो गया था। बात कर रहा है दिसंबर की, तो बंटवारा हो चुका था उसके बाद 299 थे। उससे पहले कितने थे? बंटवारा से पहले 389। चलिए अगला देखिएगा। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया था? तो ये 1950 में। कब किया गया था? 1950। पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में के संसद हाल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, में हुई थी। कब हुई थी पहली बैठक? पहली बैठक याद कर लीजिएगा 9 दिसंबर 1946। दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। और तीसरी कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। दो दिन का गैप था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, पता है। 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए, ये भी बता चुके हैं आपको। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हो गया। ये तीनों पॉइंट पहले आ चुके हैं। उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसका रूपांतरण 1952 में नई संसद के गठन तक अस्थायी संसद के रूप में हो गया। ठीक है, मतलब जिसमें संविधान तैयार हुआ था उसी को पहले संसद हाल से जाना जाने लगा, ये बात थी यहाँ पर। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये तो क्वेश्चन आपका है। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी?
तो आयोजित की गई थी नई दिल्ली, ने दिल्ली में आयोजित की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने? 207 लोगों ने। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, इसको देखिएगा। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये किसमें हुआ था? ये आपको पता है, ये तो हो गया अभी। ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? कितनी महिला सदस्य थी? तो आपको पता है ये सदस्य थी 15। नाम देख लेते हैं कौन कौन सी सदस्य थी। विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी, रेणुका राय, दक्षियानी बिलायुद्दीन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किरीनी, अम्मू स्वामीनाथन। ये थी 15। ठीक है। अगला आपका है कि भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके ये पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। कांग्रेस का इतिहास नामक किताब किसने लिखी है? ये पट्टाभी सीतारमैया ने लिखी है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? पूछा गया है। कौन? अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये थे प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष। किसके थे? प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। कौन? अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। ये क्वेश्चन देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। आगे देखेंगे। जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। किस समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर? तो ये थे प्रकार्य समिति के अध्यक्ष। प्रकार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। पहली लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? क्वेश्चन आता है। ये पहली लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन चुना गया था? उसका अध्यक्ष चुना गया था जीवी मावलंकर। अभी 2024 में चुनाव हुए। अब इसके बाद लोकसभा का गठन होगा। लोकसभा का गठन हो गया। इसमें देखिए ये कौन सी लोकसभा है? 2018 वाली। 2024 में तो हो जाएगी आपकी 18वीं लोकसभा। ये 18वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है। और पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे आपके जी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने थे? तो ये थे आर के षणमुखम चेट्टी। ये थे। अगर आपसे पूछा है कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में, तो है निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है। आगे देखिएगा। आज़ादी के बाद भारत का पहला बजट पेश करने का श्रेय आर के षणमुखम चेट्टी को जाता है। आज़ादी के बाद वह स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। आर के षणमुखम चेट्टी 1947 ईस्वी से 1949 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे राजगोपालाचारी। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर। कौन थे? ये थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है। अब देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इनके पास था राष्ट्रमंडल, विदेश मंत्र मामले और वैज्ञानिक शोध। ये किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास।
अबुल कलाम आज़ाद, इनके पास क्या था, ये थे शिक्षा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई क्या थे, रेलवे परिवहन मंत्री। बलदेव सिंह क्या थे, ये रक्षा मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, गृह मंत्री थे पहले, या सूचना व प्रसारण मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर ये थी स्वास्थ्य मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये थे उद्योग और आपूर्ति मंत्री। इसमें वर्तमान में ये 2024 में नया मंत्रिमंडल बना है, उसमें स्वास्थ्य मंत्री कौन है पता है आपको, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कौन है, स्वास्थ्य मंत्री। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। और रेलवे परिवहन मंत्री, रेलवे मंत्री कौन है, इसमें रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। और सड़क और परिवहन मंत्री इसमें हैं आपके नितिन गडकरी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, आपसे पूछा गया, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। कौन थे, बलदेव सिंह। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे, तो ये अम्बेडकर तो कानून मंत्री थे। कौन से मंत्री थे, ये थे कानून मंत्री। आगे देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखेंगे हम लोग। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव। चलिए पढ़ते हैं इसको। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में वी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। एच.वी.आर. अयंगर को संविधान सभा का सचिव, एच.वी.आर. अयंगर। एन.एस. मुखर्जी को संविधान सभा का प्रमुख प्रारूपकार नियुक्त किया गया। ध्यातव्य है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय शैली में इनके द्वारा लिखित था। कौन सा संविधान जो लिखा गया था, वो लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया आपका। ठीक है, 18 में आया, 19 में, 19 में। अब देखेंगे हम लोग। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फ्रांस की भांति इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, पढ़ चुके हैं ये भी हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो पता है आपको, सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों नियुक्त किया गया था, ये सबसे बुजुर्ग थे इसीलिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 लिखा हुआ है। भारत संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया, ये है, तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। अगर आपसे मुझे लागू कब किया, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत किया गया ये 1949 में, ये लागू किया गया 1950 में 26 जनवरी को। अब देखिए आप लोग, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, इसी दिन भारत निम्नलिखित प्रावधानों के 15 अनुच्छेदों को भी अपना दिया गया था। कब,
ये 26 नवंबर की बात है। तब कौन कौन सा अनुच्छेद था? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 88, 91, 392, 393। इन आर्टिकल को भी लागू कर दिया गया। पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। ये तो बात क्लियर है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति कहाँ निहित है? ये जनता में निहित है, क्योंकि जनता जो चाहे उसे ही मंत्री बना सकती है, प्रधानमंत्री बना सकती है, जनता पर ही डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया? भारत का संविधान ये 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया। लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये भी बात हो गई, डबल बात बता दी मैंने आपको। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इसको देखिएगा। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने किया था। किसने नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने कि प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ गए इतनी बात? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? मद्रास से कौन बने थे? अम्मू स्वामीनाथन बनी थी। कौन बने थे? अम्मू स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है। ये हुए थे सन 1946 में। भारत में पहली बार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। यह चुनाव 296 सदस्यों के लिए हुए, जिनमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिलीं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है? तो हो जाएगा एकल स्तरीय सरकार। ये नहीं है। कौन कौन सी है? लिखित संविधान है। विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी है। ये है। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था यानी केंद्र और राज्य का उपबंध किया गया है। एकल स्तरीय सरकार की व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली की पहचान है। इंग्लैंड का संविधान इसका उदाहरण। मतलब क्या है? इंग्लैंड में एकल स्तरीय व्यवस्था है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। 2 टॉपिक हो चुके हैं। तीसरा टॉपिक है संविधान के स्रोत। क्या आपका है? संविधान के स्रोत। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। मतलब संविधान का स्रोत मतलब किस चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।